स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? तो हम अपने घर पे बैठ गए और उसकी एक फोटो मैंने डाल दी। मायावती जी ने इससे नाराज होकर के कि आपने किसानों के समर्थन में क्यों उपवास पे बैठा, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया और रमेश गौतम को निकाल दिया। बात है पहले 2011 में कर्नलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ मंदिर तक का 37 किलोमीटर सड़क का मरम्मत, उस पे रोलर, जेसीबी, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगा करके मैंने अपने निजी पैसे से उसकी मरम्मत कराई, ताकि हमारे हिंदू भाइयों जो श्रद्धालु जाए काजरी तीज में कांवरियों, उनके पैर में जख्म न लगे, उन्हें ठोकर न लगे। मैंने इसलिए सड़क बनवा दी। दोस्तों, इस समय मैं गोंडा में हूँ और हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम जी हैं। समाजवादी पार्टी से इनका ताल्लुकात है, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी है, हल्दर मऊ से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका राजनीतिक संघर्ष कैसा था, व्यक्तिगत जीवन कैसा है, ये गोंडा की जनता भली भांति जानती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भी जानना चाहती है कि मसूद आलम वाकई में कौन है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप और आपके चैनल पर देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं अपनी तरफ से उनको नमस्कार करता हूं, उन्हें आदाब करता हूं। सर, राजनीति में आपने कैसे शुरुआत किया? आप ठेकेदारी छोड़ के राजनीति में आ गए। देखिए, हम लोग राजनीतिक हमारी विरासत नहीं थी। हमारे ग्रैंड फादर हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं और एक बहुत बड़ी जानी मानी सामाजिक शख्सियत रही जी, जो अपने इस इलाके में, उस पूरे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। गंगा जमनी तहजीब के बारे में जी, हम लोग ने, हमारी परिवार उसी परंपरा से चलता आ रहा है। जी जी। तो अब समाज सेवा और राजनीति एक दूसरे का पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने ग्रैंड फादर के सभी हिंदू मुसलमानों के उनके धार्मिक पर्वों में, त्योहारों में, उनके दुख सुख में, समाज के दुख सुख में शामिल होते रहे, तो जाहिर सी बात है लोगों ने ये बात कही कि नहीं, आप सबको सियासत में आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले 2005 में हल्दर मऊ से ब्लॉक प्रमुख बना, 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा। कटरा बाजार से विधानसभा लड़ा, बहुत कम वोटों से मैं विधानसभा हार गया। और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। 2020 में मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ 29 दिसंबर को, और कैसरगंज से मेरा टिकट हुआ। आपकी राजनीति किस पार्टी से शुरू हुई थी? नहीं, मेरी राजनीति कांग्रेस पार्टी से शुरू हुई और फिर आप बसपा में भी गए। मैं कांग्रेस पार्टी से शुरू हुई जी। सलमान खुर्शीद साहब प्रदेश अध्यक्ष थे। एक हमारे नेता, वो बड़े नेता यहाँ राघोराम मिश्रा जी, हमारे जो मित्र थे, अब नहीं रहे, उनके यहाँ कार्यक्रम में आए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने, उस वक्त हम छात्र राजनीति करते थे, हमने वहाँ जोरदार उनका बहुत वेलकम किया, स्वागत किया। तो वहीं पर हमारी उनकी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने लखनऊ बुलाया और NSY का 1998 में मुझे इस गोंडा का जिलाध्यक्ष बना दिया। फिर मैं उसके बाद में कांग्रेस से बाद में बसपा में चला गया। बीएसपी कांग्रेस से नाराजगी क्या थी? कोई नाराजगी नहीं थी, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं थी। बस एक हमारा संबंध नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से अच्छा बन गया। वो हट गए प्रदेश अध्यक्ष से, और मैं जब लखनऊ जाना हो तो नसीमुद्दीन साहब से हमारे हो गए। और दूसरी चीज होगी कि हम काशीराम साहब के आइडियोलॉजी पर मुझे बहुत पसंद आई। मतलब बीएसपी में जाने का जो मसला रहा, एक तो नसीमुद्दीन साहब से करीबी, दूसरी मानवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी। जब आप कांग्रेस से जुड़े तब भी बीएसपी थी, मानवर काशीराम जी थे। मैं तब स्टूडेंट था, तो मुझे राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो एजी राघोराम मिश्रा जी हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने बुलाया। हम लोग छात्र थे, तो जाहिर सी बात है छात्र राजनीति में जब आप करते हैं तो 100-200 की संख्या कहीं भी ले जाते हैं, उनका वेलकम कर लेते हैं। तो कोई भी, तो हम लोग ने जबरदस्त उनका वेलकम किया। वो थोड़ा प्रभावित हुए, अपनी बात रखी हम लोगों ने। तो वो उन्होंने परिचय पूछा और फिर राघोराम मिश्रा जी से कहा कि जिस दिन लखनऊ आना मसूद को लेते आना। 3-4 दिन के बाद हम लोग लखनऊ गए और उन्होंने एक सुबोध श्रीवास्तव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे NSY, उनको बुलाया और उन्होंने यहाँ जो भी कोई था, उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही इन्हें लेटर जारी करके इन्हें NSY का गोंडा का जिला अध्यक्ष बना दीजिए। तो मेरा कुछ नहीं था, मैंने क्या कहा कि उससे पहले नहीं था। तो मैं तो वहाँ नसीमुद्दीन सलमान खुर्शीद साहब ने बुलाया और गए, और मैंने कांग्रेस, और मुझे कांग्रेस अच्छी लगी, कोई मसला नहीं था। लेकिन जब मैं थोड़ी सी राजनीति की समझ आने लगी और हर चीज़, तो हमारा संबंध लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से हो गया, और थोड़ी बहुत फिर मानवर काशीराम साहब को हमने पढ़ना शुरू किया। तो एक जाहिर सी बात यह है कि इस देश में नई क्रांति वो लेके आए। वो गरीब, गुरबा, पिछड़े, अति पिछड़े, मोस्ट बैकवर्ड, दलित,
जो कभी प्रधान बनने के नहीं सोच सकते थे वो लोग एमएलए भी बने। तो इसलिए हमने बीएसपी ज्वाइन की और हम 14 साल बसपा में रहे। लेकिन आपने फिर बीएसपी को भी छोड़ दिया। हाँ, बीएसपी को इसलिए छोड़ दिया कि मान्यवर कांसीराम साहब का निधन हो गया और बहन जी मान्यवर कांसीराम साहब के वसूलों से, डॉक्टर बाबा साहब के वसूलों से हट करके, जो उनकी नीतियां थी उससे हट करके वो काम करने लगी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गैर आरोप है। बहन जी पूरी तरह से, जैसे आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या उनके सारी चीजें, अगर आज बहन जी उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 20 मिनट का है तो वो 15 मिनट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दलों पर बोलती हैं। 5 मिनट में 3 मिनट बीजेपी के लिए, 2 मिनट अपनी पार्टी के लिए। तो अब जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में है, जो चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो उनके जितने भी आप ट्वीट्स देखते हैं, जितने भी उनके स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें 90% वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहन जी बीजेपी की बी टीम वाला जो आरोप लगता है, अब मैं कह रहा हूँ हम ए टीम बी टीम तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि 15 मिनट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 2 मिनट टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल कोई टिप्पणी उनकी बीजेपी के खिलाफ आ रही हो, उनके लड़के ने भी, उनके भतीजे जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शन में आकाश आनंद थे, उन्होंने एक तीखी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी से कर दी। उन्होंने तुरंत उनको हटा दिया, पद से हटा दिया, उन्हें अपने उत्तराधिकारी से हटा दिया था, है ना। तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकी। और हमको भी, हम बहुजन समाज पार्टी से गए नहीं थे। इस मंडल में आपको मैं बताऊं, दलित के 2 चेहरे थे। पूर्व विधायक आदरणीय रमेश गौतम जी और पूर्व विधायक आदरणीय राम सागर अकेला जी मंडल में 2 चले जाने जाते थे। और हम आगे तो हम तो सर्व समाज के नेता थे। एक किसानों का आंदोलन दिल्ली में हो रहा था और किसानों ने ये कहा कि हमारे सांकेतिक रूप से पूरे देश के लोगों से अपील की, नेताओं से अपील की कि वो एक दिन उपवास रखा जाए जी। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सारे लोग किसान हैं, आप लोग बैठे हैं, सारे लोग किसान हैं, चाहे कोई 10 बीसवे का है, चाहे कोई 10 बीघे का है, हाँ। जो कहीं पर भी। तो हमने और रमेश गौतम ने, इन लोगों ने भी एक सांकेतिक उपवास, हमने डीएम का जो मांगा, अम्बेडकर चौक पे जगह, अम्बेडकर वहां मूर्ति पे नहीं मिला तो हम अपने घर पे बैठ गए और उसकी एक फोटो मैंने डाल दी। मायावती जी ने इससे नाराज होकर के कि आपने किसानों के समर्थन में क्यों उपवास पे बैठा, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया, रमेश गौतम को निकाल दिया। आपको पार्टी से निकाला गया था बीएसपी से? मुझे और रमेश गौतम को इसलिए निकाल दिया गया कि इसी जो हमारी पोर्च देख रहे हैं, इसी में 10 किसानों के साथ हम बुला करके एक सांकेतिक रूप से 1 घंटे के लिए बैठ गए कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम किसान के बेटे हम भी हैं। इसी से नाराज होकर कोऑर्डिनेटरों ने उन्हें फोटो भेजी कि आप तो किसानों का सपोर्ट नहीं कर रही, वो तो बीजेपी का सपोर्ट कर रही थी। और मसूद ने और रमेश गौतम ने तो किसानों का सपोर्ट कर दिया है। हम दोनों लोगों को पार्टी से निकाल दिया। दोनों लोग एक साथ ही समाजवादी ज्वाइन किए थे? हाँ, एक साथ ज्वाइन किया। अरे यार, जो अच्छा ये बताइए, उन्होंने निकाल दिया जब, दूसरी चीज ये निकाला, ये उन्होंने तो निकाल दिया। दूसरी चीज ये लगा कि जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ, मानवर कांसीराम साहब के मिशन के साथ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के साथ कौन काम कर रहा है, ये किसका विजन है, तो उसमें मुझे लगा कि विजन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का है। इसलिए हम और रमेश गौतम जी दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी में आने का आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य राजनीति है। राजनीति में आने का व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। कोई उद्देश्य नहीं, चुनाव लड़ना, समाज सेवा तो हम कर ही रहे हैं। भाई आप देखिए, आप सारी चीज आपने पहले बात कर दी है। मैं आप ज्यादा तो मैं नहीं कहता हूं, कोरोना काल से लेकर देख के ये देखिए 2-2.5 महीने जहां पर भी, मैं तो कभी भी अपने आप को एक विधानसभा में नहीं सीमित रखा। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर में जहां पर भी कोई आपदा आई होगी, कोई मुसीबत आया होगा, कोई कहीं पर भी घटना हुई होगी, तो हमारी उसमें अपनी भागीदारी हुई है जी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमने हमेशा, हमने कहा हमारे वो किया। 2011 में करनेलगंज से पृथ्वीनाथ तक की सड़क बहुत खराब थी, बहुत जर्जर थी। पैदल, आपको मालूम है कि कजरी तीज में श्रद्धालु पैदल नंगे जाते हैं। मैं सरकार में था, ब्लॉक प्रमुख था, वहां के तमाम लोगों ने, हमसे समाज के लोगों, हिंदू समाज के लोगों ने मुझसे कहा, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि मसूद भाई प्रयास कीजिए बन जाए। तो जाहिर सी बात है 8 दिन में कोई सड़क 40 किलोमीटर नहीं बन सकती थी। हमने जिलाधिकारी से कहा, पीडब्ल्यूडी एक्शन से कहा, तो 10-20 ट्राली गिरी। 37 किलोमीटर सड़क, ये पूरा जिला जानता है, लोग जानते हैं, आप उस रोड पर भी जाइएगा। बाबा भरखंडी एक नहीं, वो तो पहली बात, दूसरी बात है। पहले 2011 में करनेलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ मंदिर तक का 37 किलोमीटर सड़क का मरम्मत, उस पे रोलर, जेसीबी, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगा करके मैंने अपने निजी पैसे से उसकी मरम्मत कराई, ताकि हमारे
हिंदू भाइयों जो श्रद्धालु जाए काजरी तीज में कांवरियों, उनके पैर में जख्म न लगे, उन्हें ठोकर न लगे। मैंने इसलिए सड़क बनवा दी। एक तरफ सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है और आप मंदिर का रास्ता बना रहे हैं। ये अपनी अपनी सोच की बात यह है। इस देश का बहुसंख्यक समाज वो इस देश की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे यकीन करता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे उरूज पर है। इस वक्त सबसे उरूज पर मोदी जी या जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तो भी 34% वोट उन्हें मिले हैं। 64% बीजेपी के खिलाफ है लोग। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो ये सांप्रदायिक जो इनकी नीति है, इनकी जो विभाजनकारी नीति है, इनको हिंदू मुसलमान से झगड़े कराने की नीति है, इसके 64% इस देश के लोग इनसे खिलाफ है। एक अभी बीजेपी की विधायक ने जल्दी में बयान दिया कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो अगले जन्म में बकरा बकरी और कुत्ता बिल्ली बनेंगे। हमारा भगवान से सीधा बातचीत हुआ है। देखिए ऐसे लोगों का मानसिक इलाज की जरूरत है। उन्हें नजदीक की किसी अस्पताल जहाँ पर भी कोई हो उन्हें दिखा देना चाहिए। नासिर अहमद से आपका क्या रिश्ता है? कौन नासिर? निसार अहमद। नहीं, निसार अहमद ये कटरा के पूर्व चेयरमैन है। और रिश्ता आपका क्या है? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जितना हमने अभी तक आपके बारे में खोज किया एक भी कुछ मिला नहीं, लेकिन एक ऐसा ठोस सबूत मिला जिससे सियासत हिल गई पूरी। निसार अहमद से रिश्ता क्या है? रिश्ता पहले कुछ नहीं, कोई नहीं, हमारा उनका पारिवारिक संबंध है। चेयरमैन वो चाबी आपके पास? कभी नहीं, वो हमेशा खुद से चेयरमैन रहे। और वो आपको बता दें कि उनकी 3 पुस्त वहाँ पर उनके राजनीति में रहे हैं वो लोग। कोई एक चेयरमैन नहीं बने उनके। काफी दिनों से आजादी के बाद से जब से होने लगा कई बार उनके परिवार के लोग चेयरमैन रहे और उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। आज मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कह रहा हूँ विकास नहीं, वहाँ पे आपके हाथ में चाबी थी और आप पर घोटाले के आरोप भी लगे हैं। कोई कभी नहीं लगा, कभी आरोप ना घोटाले का लगा ना कभी आरोप लगा। विकास कटरा में नहीं हुआ, इस बात को तो आप मानते हैं? सबसे ज्यादा विकास उनके टाइम में हुआ। जो 25 साल पहले सड़कें इंटरलॉकिंग और सीसी रोड बनी थी, आज भी उसे जेसीबी मशीन नहीं तोड़ पा रही है। उसे भी जेसीबी मशीन नहीं तोड़ रही, तो कोई आरोप तो लगा ही नहीं कभी। कभी आरोप तो उनके पुराने चेयरमैन पर लगा ही नहीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम कराए, आप जाइए, मतलब वो रोड और सीसी इंटरलॉकिंग्स आज भी मौजूद है 25 साल के बाद भी, कि जिसको जेसीबी मशीन भी नहीं तोड़ पा रही है। मतलब उतना विकास कभी नहीं हुआ, इतना मजबूत विकास कभी नहीं हुआ, मतलब जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। उत्तर प्रदेश का बेहतर नेता कौन? अखिलेश यादव। और देश का बेहतर नेता कौन? अखिलेश यादव। नहीं, देश में अखिलेश जी। अच्छा ये बताओ, इस वक्त देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। एक प्रदेश से जो उसके जा करके हमने कहा कि जब अखिलेश जी इस वक्त पूरे देश में चर्चा कर किसके नाम पर ज्यादा हो रही है, मीडिया न चाहते हुए भी अखिलेश यादव जी को दिखाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव जी को दिखाया जा रहा है। उन्होंने एक जो पीडीए का नारा दिया है, ठीक है, ये पीडीए पूरे देश में क्रांति लाएगा। पूरे देश की राजनीति को बदल के ये पीडीए रखेगा। आपको समाजवादी पार्टी पर विश्वास है? 100%। लेकिन समाजवादी पार्टी आप पर विश्वास क्यों नहीं करती है? नहीं, ऐसा है कि हम पर समाजवादी पार्टी ने विश्वास किया। 2022 का टिकट दिया, हमने नामांकन किया और कुछ नेताओं ने टिकट वापसी हो नहीं। देखिए वो उनकी कुछ अपनी जाहिर सी बात है, उन पर कुछ इस तरह के दबाव बने और कुछ लोकल नेताओं ने उन्हें गुमराह किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिससे त्वरित निर्णय हुआ, समय नहीं मिल पाया हम लोगों को अपनी बात कहने का। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खैर इस पे हमसे बात कही और कहा कि नहीं, सरकार नहीं बनी 22 में, बनने तो मुझे सम्मान देते। और फिर भी उसके बावजूद भी 22 में हमारा टिकट नहीं हुआ, लेकिन हमने वहाँ से समाजवादी पार्टी का एमएलए को जिताने का काम किया। 20 साल के बाद, 20 साल तक वहाँ समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं था। हमने माहौल बनाया और समाजवादी पार्टी के 20 साल के बाद विधायक को जिताया। अब थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में आएंगे। स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास हमारा नहीं था किसी से। कोई बहुत हमारे जैसे एक स्टूडेंट्स के सबसे हालचाल होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े तो लड़के और लड़कियाँ एक ही क्लास में पढ़ते थे, कोई अलग तो क्लास था नहीं। तो अब उसमें एक इस तरह से दूसरे से जान पहचान एक फ्रेंड्स हो सकती है, बाकी कोई इस तरह का नहीं है। कभी मन में तो आया होगा? नहीं होता है कि ऐसा आगे वाली टेबल की लड़की अगर मेरी दोस्त होती या फिर गर्लफ्रेंड होती। ऐसा हुआ कि बाल विवाह में जैसे हम 18 साल के जैसे पूरे हुए तो हमारी शादी कर दी गई। तो जब आप 18 साल की उम्र में शादीशुदा हो जाएंगे तो आप कौन सा फ्रेंड और गर्लफ्रेंड तलाशेंगे? लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज क्यों नहीं किया? मन में सवाल नहीं, मैंने कहा मुझे परिवार के लोगों ने मौके नहीं दिया कि मैं कुछ और सोच सकूं, तब तक हमारी शादी हो गई।
मतलब आपके साथ जाती हुई। भाई मुझे तब तक सोचने का मौका मिलता है। अब 18 साल की उम्र में किसी की शादी हो जाए तो उसको सोचने का मौका जब तक परिवार वाले देते कि लव करो, अरेंज करो, तब तो कोई भी सोचता। जब मौका ही नहीं दिया गया तो मुझे शादी होगी, ठीक है, खुश है। जब आप राजनीति में आए तो घर का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा। मैंने क्या कहा, एक हम लोग एक पढ़े लिखे एक घराने से, अच्छे घराने से आते हैं और एक खाते पीते घराने से, जैसे आप कह लीजिए, है ना, एक मध्यम परिवार के मध्यम वर्ग से हम लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ग्रैंडफादर हमारे, एक उनकी बहुत बड़ी अपनी पहचान थी। फादर भी बहुत हमारे शरीफ और सज्जन इंसान हैं और तो सारे लोगों का, तो इसलिए हमेशा घर पे रिलेटिव्स के कोऑपरेट रहा, घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा। तो जाहिर सी बात यह है कि घर से हमेशा सहयोग मिला। और हम लोगों ने, ताकि बहुत छात्र जीवन से राजनीति, मैंने क्या कहा कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे ग्रेजुएशन के टाइम में ही हम छात्र राजनीति का, और जिंदगी की जो कुछ शौक किसी का, एक MP MLA या खासतौर से कोई विधायक बनने के बाद में जिसकी ख्वाहिश होती है कि शायद हम विधायक और MP बन जाएंगे या कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाएंगे, तो हम अपनी ये ख्वाहिश को पूरी करेंगे। अल्लाह ने और ईश्वर ने मुझे बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले, 20 साल पहले वो सारी चीज़ें अता कर दी, वो सारी चीज़ें नवाज दी कि मुझे MLA बनने के बाद ये अब कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं कोई अच्छा सा मकान और बनाऊंगा, कोई अच्छी सी गाड़ी और लूँगा, कोई अच्छी सी और फैसिलिटीज लूँगा, बस इसलिए कि जनता चाह रही है। चूँकि हमने कहा कि हम लोग एक समाज, हमारा दूसरा चेहरा, सियासत से बड़ा चेहरा हमारा समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति समर्पण का है। आप देख रहे होंगे सारी चीज़ों को, और एक भाईचारे का है। तो लोगों की भी यही चाहत है, जनता की, कि एक बार मौका मिले तो कम से कम हम इस देश, इस अपने जनपद के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, सिर्फ उनके मेहनत के लिए। बाकी अपने जो भौतिक सुख के लिए कुछ नहीं करना है। अल्लाह ने, ईश्वर ने एक भौतिक सुख के लिए जो कुछ एक किसी को पहले मिलता है, जो किसी बड़े पद प्रतिष्ठा पे आने के बाद, वो सब बहुत पहले दे दिया। आपको गाने वगैरह का शौक था या नहीं? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा कभी हमने कहा नहीं, हम लोग इस पर को बहुत आया नहीं, और जब गाने का मौका ही नहीं मिला। कोई गाना तो होगा जो आपका पसंदीदा गाना हो, लोग जानना चाहते हैं कि आप बताइए। जब विधायक जी बन जाएंगे तो लोग कहेंगे ना कि विधायक जी कोई नहीं, जब हम बन जाएंगे तो जो लोग कहेंगे तो उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी। नहीं, कोई गाना तो होगा जो आपको पसंद हो? नहीं है, हम तभी पूरे एक बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, आप राजनीतिक जीवन में, लोग आपके राजनीतिक परिकाष्ठा को तो जानते हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते। व्यक्तिगत, हर आदमी का एक शौक होता है। हर आदमी का एक शौक है। हम लोग हमेशा से बहुत ज़्यादा हमने फिल्में कभी नहीं देखी हैं, बहुत कम फिल्में हमने अपने जीवन में देखी हैं। हम लोगों के हमेशा उस टाइम में ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब, बाद में सलमान और शाहरुख, सब लोग, ये सारे लोग आए, है ना। तब कभी कभी इन लोगों की अपनी आदमी, हम लोग बचपन में थे तो जाहिर सी बात है एक चीज़ वो रही, क्रिकेट खेल आया, उससे एक लगाव लोगों से एक अपना रहा। तो अब जाहिर सी बात यह है कि अब हम लोग अपना जीवन जी नहीं पाए, अपने जीवन से ज़्यादा हमेशा दूसरों के लिए ही इस ज़िंदगी में जीने का काम किया है। अगर मोदी जी आपको फ़ोन करें सीधा कि आप उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देते हैं, आप गोंडा से विधायकी लड़िए और योगी जी अगले दिन आके आपके आवास पर बैठ जाएं, तो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे आप? देखिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है। योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है जी। राजनीति में वसूल बड़ी चीज़ है, आइडियोलॉजी बड़ी चीज़ है जी। भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी को, मतलब योगी जी का फोन अगर आता है तो आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा ना, मुझे मोदी जी या योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की मुझे आइडियोलॉजी से, उनकी सोच से हम लोगों का भाई उससे मतभेद है। वो उस देश में एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्फ का एक मुद्दा बड़ी तेज से चल रहा है। हाँ। वक्फ क्या है? वक्फ वो संपत्ति है, वो चीज़ है जो 14 साढ़े सालों से मुसलमानों की एक परंपरा में चला रहा है, मोहम्मद साहब के ज़माने से। वक्फ की संपत्ति किसी सरकार की दी हुई संपत्ति नहीं, न चाहे मुगल रहे हों, चाहे
अंग्रेजी हुकूमत रही हो, चाहे बाद की 70-80 सालों की ये हुकूमत रही हो। जैसे मान लीजिए कोई मस्जिद है, मदरसा है, खानकाह है, इमाम बारगाह है, कब्रिस्तान है, कोई चीज़ है, तो कुछ लोगों ने उसके लिए अपनी ज़मीनें दे दी, या उसको चलाने के लिए कि भाई ये मस्जिद, ये मदरसा, ये स्कूल, ये कैसे चलेगा, उसके लिए कुछ संपत्ति डोनेट कर दी, व्यक्तिगत डोनेट, ताकि उससे वो चलता रहे। तो जाहिर सी बात है कि जब 1400 सालों से संपत्ति डोनेट करते लोग आ रहे हैं, तो संपत्ति तो बड़ी हो जाएगी। और वो संपत्ति किसी सरकार ने नहीं कभी दी, वो मुस्लिम समाज के लोगों ने दी है जी, मुस्लिम समाज के लोगों ने दी है। अब सरकार की उसी पे निगाह है कि उन संपत्तियों को दो से दो माने हैं कि एक तो करके कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न किया जाएगा, उनसे मस्जिदें छीनी जाएंगी, उनसे उनकी खानकाह छीने जाएंगे, उनके कब्रिस्तान छीने जाएंगे, तो मुझे हिंदू मुस्लिम करने में मजा आएगा, एक नफरत बढ़ेगी, और जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो आपकी उसे अपने उद्योगपति मित्रों को दे सकेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरा दबाव सुप्रीम कोर्ट के जज पे बना रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी भाजपा का दबाव है, पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है। मतलब शशिकांत दुबे उसको तो कहा जाता है कि निष्पक्ष है। नहीं, निष्पक्ष है, तभी तो आदेश दिया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी दबाव बना रही है। क्योंकि मैं संजीव खन्ना जी पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन इससे पूर्व तक कई न्यायाधीश रिटायर होने के बाद गवर्नर तुरंत बन जाते हैं, तुरंत राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, तुरंत किसी बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं। हमने ये भी देखा है, बीजेपी में शामिल होते हैं, ये भी देखा है। लेकिन मुझे संजीव खन्ना जी पर विश्वास है कि वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करते हुए न्याय करेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसने वक्फ बिल का विरोध किया है, क्योंकि ये वक्फ बिल मुसलमानों के हितों में नहीं है, उनके समाज के हित में नहीं है, और ये किसी देशवासी के हित में भी नहीं है जी। हम ये कह रहे हैं कि जो किसी हिंदू कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी प्राउड कराने की महसूस कर भी रही है, वो उसी तरह से है जैसे जब 370 धारा कश्मीर में हटी तो ये कहा गया कि अरे साहब हट गई, जाके सब लोग प्राउड लीजिए, सेब के बागान तुम्हारे, अंगूर के बागान तुम्हारे, ये किला तुम्हारा, वो विला तुम्हारा। देश का एक आदमी भी एक बीघा वहां नहीं खरीद पाया। लेकिन कश्मीर की जितनी भी मिनरल्स थी, जितनी भी माइंस थी, जितने भी पहाड़ थे, जितने भी रिसोर्ट्स के लिए जमीनें चाहिए थी, होटल के लिए चाहिए, सब उनके अडानी अंबानी और कारपोरेटर्स जगत को मिल गए, देश के लोगों को नहीं मिले। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक तो ये करके कि सारे इस बार होने के बाद हर मस्जिद, मदरसे और स्कूल और कब्रिस्तान पर वहां पर विवाद उत्पन्न कराया जाएगा, और उसके बाद में जो और बड़ी जमीनें हैं वो उन्हें उद्योगपति मित्रों को दे दी जाएंगी। बंगाल में हिंदुओं के साथ जाती हो रही है, ममता जी की सरकार है जो आपके गठबंधन में है। देखिए, कहीं कभी लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उस स्टेट की है, ममता जी की है। उसी जहां पर भी हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, जो भी दंगा हुआ है, जो भी फसाद हुआ है, हम उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। उस पर लैंड ऑर्डर कानून होना चाहिए, जो लोग भी दोषी हों। लेकिन उसके पर जो अभी तक खबरें निकल के आ रही हैं कि उस दंगे में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। ये आप फिर ममता बनर्जी और गठबंधन वाली भाषा बोल रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कह रहा हूं, लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, उनको वहां पर रोकना चाहिए, और जिसकी भी जहां हुई हमारी पूरी हमदर्दी है। लेकिन अब चूंकि इस देश में रहते हम लोग भी देखते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव है, उसको तो दंगे से फसाद से ही वोट बढ़ाना है, तो इसलिए उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप लाशों पर रोटियां न सेकें, और वहां पर अमन बहाली में वहां पर भी सरकार की मदद करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप हमारे जनपद के लिए बहुत प्राउड हैं, आप हमारे लिए गर्व की हैं कि आप इस पूरे देश में अनुराग ओझा जाने जाते हैं। हमारा आप छोटे भाई हैं, इसलिए यहाँ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपकी चर्चाएं रहती हैं, और हम गोंडावासियों को आप पर गर्व है।